मेरे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका सरल भौतिकी में। ये है यूनिट नंबर 2, धारा विद्युत, लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर नंबर 11 में बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे विभवमापी, विभवमापी का सिद्धांत और विभवमापी की सहायता से दिए गए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये विभवमापी होता कैसा है। तो विभवमापी देखने का तरीका देखो कैसा है, देखो इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। ये आपके सामने जो चित्र मेरे बच्चों बना हुआ है, ये क्या है? देखिए, ये एक विभवमापी है। अब विभवमापी की संरचना आप समझ लीजिए। देखो क्या क्या बना है बच्चों। विभवमापी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये क्या होगा? ये तो एक लकड़ी का तख्ता है जो भूरे से कलर का, ये जो देख रहे हो ये तो लकड़ी का तख्ता हो गया, लकड़ी का तख्ता। ये अपने पास जो देख रहे हो ये इसका अंदर मीटर स्केल होता है मेरे बच्चों। ये इसके दो टर्मिनल हैं जिनसे परिपथ को जोड़ा जाएगा। और यहां जो आप देख रहे हो इसमें देखिए कितने तार हैं मेरे बच्चों। यहां पर अगर तारों की संख्या गिने हम लोग, यहाँ पर तार कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कुल मिलाकर इसमें जो तारों की संख्या है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर की लंबाई का तार है। और आप देख रहे हो कि इसमें ऐसे कितने तार हैं, कितने तारों के फेरे हैं? ये 10 तार हैं बच्चों। ये जो तार है ये विशेष तार होता है, इससे ये मिश्र धातु का बना होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधक तार। ये बच्चों प्रतिरोधक तार बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने घरों में कभी कभी शायद बच्चों आप लोगों ने हीटर देखा हो, तो हीटर के अंदर एक स्प्रिंग जैसी कॉइल लगी होती है ना, वो भी एक प्रतिरोधक तार होता है। तो ये भी इसके अंदर क्या लगा है? एक प्रतिरोधक तार है। तो ये जो सामने मेरा बड़ी सरल सी संरचना है, ये पूरी संरचना किसकी है मेरे बच्चों? ये है विभव मापी। अब प्रश्न आता है कि आखिर विभव मापी का क्या उपयोग है, ये किस काम आता है? तो विभव मापी बच्चों, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम 3 काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 3 काम क्या कर सकते हैं हम? इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। इस विभव मापी की सहायता से हम लोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, जो आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा भी। और इसकी सहायता से एक बड़ा स्पेशल काम कर सकते हैं मेरे बच्चों। वो काम क्या है कि हम विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, तो ये हो गया विभव मापी के उपयोग। अब किसी भी यंत्र को समझने से पहले सबसे जरूरी मेरे बच्चों होता है ये जानना कि आखिर इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं, इसका सिद्धांत जानते हैं कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है। विभव मापी का सिद्धांत, बच्चों विभव मापी का सिद्धांत बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है मेरे बच्चों। विभव मापी का सिद्धांत क्या है? विभव मापी का सिद्धांत क्या है मेरे बच्चों, पहले समझते हैं, फिर इसको मैं लिखवा भी दूंगा आपको। यदि मेरे पास एक प्रतिरोधक तार हो, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, कैसा तार? मैंने कहा मेरे पास एक प्रतिरोधक तार है जिसमें धारा कैसी बह रही हो? जिसमें नियत धारा प्रवाहित होती हो। यानी एक प्रतिरोधक तार में यदि नियत धारा प्रवाहित हो तो इसके किसी भी लंबाई, इसके किसी भी टुकड़े, तो ए भी इसका कोई एक छोटा सा टुकड़ा मान लेते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। तो किसी भी टुकड़े, किसी भी सेगमेंट के अनुगत जो विभवांतर होता है मेरे बच्चों,
वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर मैं ए और बी के बीच विभवांतर बोलूं तो VAB क्या है? ए से बी तक का विभवांतर। VAB क्या कहलाएगा? ए से बी तक का विभवांतर, ए से बी तक का विभवांतर मेरे बच्चों। और L क्या है? ए से तार की लंबाई। VAB ए से बी तक का विभवांतर है मेरे बच्चों, और L क्या है? ए से बी तक तार की लंबाई है। तो विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी, मैं इसको लिखवाता भी जाता हूं, है ना, समझाना और लिखवाना दोनों। यदि किसी प्रतिरोधक तार में नियत धारा प्रवाहित हो, यदि किसी प्रतिरोधक तार में नियत धारा प्रवाहित हो, तो उसके किसी हिस्से के अनुगत उत्पन्न विभवांतर, उसके किसी हिस्से के अनुगत, अनुगत ये ता लिखा है बच्चों, अनुगत लिखा है ना, अनुगत, उसके किसी हिस्से के अनुगत उत्पन्न विभवांतर उस हिस्से की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों अनुक्रमानुपाती का बड़ा सीधा सा मतलब है कि अगर ए से बी तक की लंबाई कम है तो विभवांतर कम होगा, और ए से बी तक की अगर लंबाई ज्यादा है तो बच्चों विभवांतर भी ज्यादा होगा। तो यानी VAB ए से बी तक का जो विभवांतर है यह अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। और हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो यहाँ नियतांक लगाते हैं बच्चों के। यहाँ के को क्या कहा जाता है? के जो कि एक नियतांक है, इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। इसे क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? विभव प्रवणता कहा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया बच्चों विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी के सिद्धांत का मतलब हो गया कि वो स्टेटमेंट जिस पर विभव मापी कार्य करेगा। चलिए अब हम सीखते हैं विभव मापी की सहायता से दो दिए गए सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करना। अब हम सीखते हैं विभव मापी की सहायता से दो दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब विभव मापी का हम जब उपयोग करेंगे मेरे बच्चों तो क्या जोड़ना पड़ेगा? परिपथ जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो परिपथ कैसे जोड़ेंगे? परिपथ जोड़ने के लिए देखो दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको वो तरीका सिखाता हूं जो आप प्रयोग में भी, ये जो बच्चों क्या होगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। तो आप अगर इसको अच्छे से सीख लोगे तो आप अपनी प्रयोगशाला में इस प्रैक्टिकल को भी कर पाओगे। तो ये तार मान लेते हैं, ऐसे भी बताया था देखो। ये जो विभव मापी है इसमें तारों की संख्या बच्चों 6 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकती है। तो मैं यहाँ आसानी के लिए थोड़ा 6 ही बना लेता हूँ। ठीक, ये पेंच ऐसे लगे होते हैं तार को कसने के लिए, इस तरह से।
अब यहाँ पर सबसे पहले क्या जोड़ेंगे बच्चों, इसमें सबसे जोड़ते हैं प्राथमिक परिपथ। बच्चों प्राथमिक परिपथ में क्या होगा, जैसे ये सिरा ए हो गया और ये सिरा बी हो गया, तो ए सिरे पर क्या जोड़ेंगे सबसे पहले, ए सिरे से सबसे पहले आप क्या जोड़ोगे मेरे बच्चों, ए सिरे से सबसे पहले आप जोड़ दोगे एक बैटरी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, जोड़ दी मैंने बैटरी। बैटरी के बाद क्या जोड़ देंगे, बैटरी के बाद जोड़ेंगे एक धारा नियंत्रक। ये एक्सपेरिमेंट में आपको सिखा भी चुका हूं, दिखा भी चुका हूं धारा नियंत्रक कैसा होता है मेरे बच्चों। क्या जोड़ देंगे, एक धारा नियंत्रक जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक, एक सिरा ऊपर आ जाएगा और एक सिरा, धारा नियंत्रक में बच्चों क्या होगा, तीन जगह से जोड़ सकते हैं, जैसे एक हो गया T1 T2 और ऊपर T3। तो जब भी धारा नियंत्रक जोड़ा जाता है मेरे बच्चों, तो धारा नियंत्रक इस तरह से जोड़ा जाता है कि उसका एक हिस्सा तो ऊपर की तरफ जुड़े और एक नीचे, चाहे T1 से जुड़े चाहे T2 से जुड़े। ठीक है बच्चों, फिर क्या लगा देते हैं, यहां पर एक अमीटर लगा देते हैं, अमीटर लगा देते हैं। फिर क्या लगा देते हैं, फिर लगा देते हैं एक कुंजी, की बोलते हैं इसे। और इसका दूसरा सिरा क्या होगा, दूसरा सिरा इसके अंदर से नीचे से निकाल लाओ लकड़ी की तख्ती और ये जोड़ दो। तो ये कौन सा परिपथ हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया प्राथमिक परिपथ। कौन सा परिपथ, प्राथमिक परिपथ। अच्छा, फिर क्या जोड़ेंगे मेरे बच्चों, फिर यहां पर जोड़ेंगे द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में क्या जोड़ेंगे, द्वितीयक परिपथ में एक सेल, मैं यहां पर आपको बिल्कुल किताब की तरह नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा आसान तरीके से सिखाता हूं। किताब में यही परिपथ थोड़ा अलग तरह से बना होता है। ये कोई एक सेल है, जैसे मैं कह देता हूं E1 सेल है, यहां क्या जोड़ देंगे, फिर एक विक्षेप मापी जोड़ेंगे जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। एक विक्षेप मापी जोड़ देंगे मेरे बच्चों, और इसका जो दूसरा एंड है यहां पर इसको फ्री छोड़ देते हैं, ये जोड़ते हैं जॉकी। जॉकी, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जॉकी हो जाएगा, सेल विक्षेप मापी और जॉकी। जल्दी ही मैं इस पर आपको प्रायोगिक वीडियो भी बना के प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप घर बैठ के कैसे प्रयोग करना है वो भी आप सीख पाओ। तो अभी थ्योरी सीखेंगे, बाद में प्रैक्टिकल होते हुए करते हुए भी मैं आपको वीडियो सिखाऊंगा वीडियो के थ्रू। जॉकी, ठीक, और ये जॉकी फ्री होता है, इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर टच कर सकते हैं। भाई ये जो परिपथ मैंने बताया मेरे बच्चों, ये परिपथ क्या हो गया, ये परिपथ हो गया जो हम लैब में बनाते हैं, लेकिन हम इसका एक सांकेतिक परिपथ भी बनाएंगे। अब देखो सांकेतिक परिपथ क्या होता है, सांकेतिक परिपथ में क्या होता है बच्चों, सांकेतिक परिपथ में सबसे पहले मेरे बच्चों क्या करेंगे, सांकेतिक परिपथ में सबसे पहले जैसे मान लो पूरा जो विभव विभव मापी था उसको एक तार से निरूपित कर देते हैं, बोला ये विभव मापी हो गया ए बी। अब इसमें जोड़ेंगे प्राथमिक परिपथ। बच्चों प्राथमिक परिपथ में क्या जुड़ जाएगा, प्राथमिक परिपथ में एक तो जुड़ जाएगी बैटरी, ये बैटरी का सिंबल। उसके बाद ये जुड़ जाएगा धारा नियंत्रक बच्चों, अमीटर, है ना। अब समझिएगा, ये जो परिपथ है ऊपर जो लाल रंग से बना है, ये प्राथमिक परिपथ है जो वास्तव में चीजें हैं, और ये क्या है, ये उन्हीं के प्रतीक चिन्ह है ना। ये क्या हो गया, उन्हीं चीजों के प्रतीक चिन्ह हो गए। रियोस्टेट को RH से लिखते हैं, धारा नियंत्रक को लिखने का तरीका R छोटा h, ठीक है ना बच्चों। ये होगी कुंजी K1। अच्छा, अब द्वितीयक परिपथ में क्या लगेगा, द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ कौन सा बच्चों, ये जो परिपथ था ना ये वाला, इसको द्वितीयक परिपथ कहते हैं। इसको द्वितीयक परिपथ कहते हैं मेरे बच्चों। अब द्वितीयक परिपथ क्या है जरा इसको समझते हैं। यहां पर ये आ जाएगा सेल, ये आ गया विक्षेप मापी, और दूसरा एंड हो जाता है फ्री, जिसको जॉकी बोल देते हैं हम लोग। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, सर्वप्रथम सर्वप्रथम सात परिपथ को
जोड़ते हैं। सर्वप्रथम चित्रानुसार परिपथ को जोड़ते हैं तथा हम क्या सीख रहे हैं, अब हम विधि सीख रहे हैं, कैसे प्रयोग करेंगे। सर्किट तो जोड़ लिया, अब उसके बाद कैसे करेंगे वो हम सीख रहे हैं। जोड़ते हैं तथा परिपथ को जोड़ने के पश्चात जॉकी, जॉकी समझ गया कौन सा वाला, ये वाला है। जॉकी को विभव मापी के तार AB पर AB पर स्पर्श कराते हुए गति कराते हैं तथा उस बिंदु पर रुक जाते हैं जिस पर विक्षेप मापी में विक्षेप शून्य हो जाए। उस जगह रुक जाएंगे जहां पर विक्षेप मापी, यानी जो ये जो जॉकी था ना, इसको AB तार पर क्या करेंगे, इसको AB तार पर जैसे ये लिया, इसको उठाया और फिर धीरे धीरे यहां से हल्के 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 आगे बढ़ेंगे और मान लेते हैं ये वो बिंदु है जहां पर लाने पर J को इधर टच कराने पर विक्षेप मापी में विक्षेप दिख रहा है शून्य। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर इसको जब टच कराया अपन, ये टच कराया और मान लेते हैं ये वो जगह है जो यहां से कितनी दूरी पर है, L1 दूरी पर है, जहां पर विक्षेप कितना हो गया मेरे बच्चों, विक्षेप आ गया शून्य। विक्षेप मतलब ठीक, अच्छा, इसको बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ये जो स्थिति है ना, इसे बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। अच्छा, अब यहां पर कैसे करेंगे, देखो, शून्य विक्षेप स्थिति पर बच्चों, शून्य विक्षेप स्थिति पर क्या होगा, शून्य विक्षेप स्थिति पर अब ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, यहां पर दो विभवांतर हैं। दो विभवांतर कौन सा, एक विभवांतर तो यहां पर है और एक विभवांतर है यहां। एक विभवांतर है A से P के बीच में और एक विभवांतर कौन है, सेल के अनुगत। यहां थोड़ा सा मैं अलग समझाता हूं मेरे बच्चों को, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। बच्चों होता क्या है, जहां पर जैसे मान लो एक विभवांतर ये हो गया मेरे बच्चों और एक विभवांतर ये हो गया, मान लेते हैं ये 5 वोल्ट और ये 3 वोल्ट। अब 5 वोल्ट धारा को ऐसे बहाना चाहेगा और 3 वोल्ट ऐसे बहाना चाहेगा, लेकिन क्योंकि 5 वोल्ट ताकतवर है, इसका मतलब क्या है, 5 वोल्ट जीत जाएगा और धारा ऐसे बहेगी। और मान लो अगर यहां पर होता 5 वोल्ट और यहां पर होता 8 वोल्ट, तो अब कौन जीतता, अब 5 वोल्ट तो नहीं जीत पाता, 8 वोल्ट जीत जाता। और जब 8 वोल्ट जीत जाता तो ये अपने अनुसार धारा बहाता। होता नहीं, जैसे क्या होगा, सीधी सी बात है, देखो जो ताकतवर होगा वही अपनी बात चलवाता है, नहीं होता। जैसे अपने क्षेत्रों में क्या है, मान लो कोई है, अब बेचारे एक कमजोर सा, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, और जो ताकतवर है उसकी सब बात सुनेगी। तो पहले वाले क्षेत्र में कौन ताकतवर है, 5 ताकतवर है, इसलिए उसकी चल रही थी। दूसरे वाले क्षेत्र में चीजें बदल गई, अब 8 ताकतवर है तो 8। लेकिन अब क्या हो अगर दोनों ही 5 और 5 के हो जाए, और जब दोनों ही दोनों 5-5 के हो जाएंगे मेरे बच्चों, तब इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। धारा के मान कितना हो जाएगा, धारा 0। तो वोल्टेज बराबर है तो धारा नहीं बहेगी, इसका उल्टा धारा नहीं बह रही है। शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब ये तो हुआ कि IG का मान 0 हो गया, धारा कितनी बह रही है, 0। तो धारा अगर नहीं बहेगी तो आप समझ जाओ धारा नहीं बह रही है, इसका मतलब ऊपर और नीचे का विभवांतर सेम है।
ये ऊपर और नीचे का विभवांतर कौन सा हो ये भी समझ लो। कौन सा ऊपर विभवांतर कह रहा हूं, कौन सा नीचे। एक विभवांतर तो ए से पी तक के इसके बीच में है, एक विभवांतर यहाँ है, और एक विभवांतर सेल के अनुगत है। ये दोनों कैसे हो चुके हैं, ये दोनों समान है। ठीक, तो शून्य विक्षेप स्थिति में क्या हो गया, जल्दी समझ लेते हैं। देखो तो शून्य विक्षेप स्थिति में क्या होगा मेरे बच्चों, शून्य विक्षेप स्थिति में सेल के अनुगत टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर होगा, तार ए, इसका नाम पी रख देते हैं, एपी के अनुगत विभवांतर। ठीक बच्चों। अच्छा, सेल के अनुगत टर्मिनल विभवांतर, तो सेल के अनुगत टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, ये तो V हो गया। तार के अनुगत कितना हो गया, तार के अनुगत कितना हो गया मेरे बच्चों, तार के अनुगत हो गया, अभी पढ़ा था ना। देखो सबसे पहले क्या, तार के अनुगत कितना होगा, कितना होता है तार के अनुगत K इंटू एल। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये आ गया K और L की जगह L1। अच्छा, टर्मिनल विभवांतर क्या होगा मेरे बच्चों, यहां पर आप सब जानते हो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है। लेक्चर नहीं देखा, धीरे धीरे पीछे वाले लेक्चर को भी आप देखते चले जाना। V बराबर होता है बच्चों E माइनस आई आर, और इस स्थिति में क्योंकि धारा का मान शून्य है, इसका मान शून्य लगा दो। तो जब I को शून्य लगा दोगे तो V किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण एक से, अब समीकरण एक क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, V की जगह क्या लगा देंगे, V की जगह लगा देंगे E की जगह बल्कि E1, क्योंकि पहले सेल कौन सा मान लिया मैंने, E1 मान लिया है भाई। तो E1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, E1 बराबर आ जाएगा KL1। ठीक है बच्चों, ये आ गई समीकरण 2। अब क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब सेल E1 के स्थान पर दूसरा सेल E2 लगाते हैं। आप क्या करेंगे, सेल E1 को हटा देंगे और सेल E2 लगा देंगे, तथा पुनः जॉकी को तार AB पर स्पर्श कराते हुए गति कराते हैं, स्पर्श कराते हुए गति कराते हैं, और पुनः शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। माना E2 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति, माना E2 के लिए शून्य विक्षेप स्थिति L2 दूरी पर आती है। अब जो मैंने साइड में लिखा उसको एक चित्र से मैं और समझाता हूं मेरे बच्चों को। इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए, हम आगे पढ़ रहे हैं। अब क्या था देखो, ये तो AB तार था, जो उसका प्राथमिक परिपथ है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। एक बार एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसको बीच में कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, प्राथमिक परिपथ को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब द्वितीयक परिपथ में क्या चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज मेरे बच्चों आएगा यहाँ पर। द्वितीयक परिपथ में क्या चेंज आएगा, द्वितीयक परिपथ में आएगा कि जो सेल E1 था इसकी जगह दूसरा सेल E2 लगा देंगे मेरे बच्चों,
और यहां पर आ जाएगा गैल्वेनोमीटर यानी विक्षेप मापी बच्चों। और फिर से क्या करेंगे, जॉकी को फिर से स्लाइड कराएंगे और मान लेते हैं इस बार कितनी दूरी पर शून्य विक्षेप स्थिति मिली। पहले मिली थी L1 दूरी पर और अब मिली मान लेते हैं L2। फिर से समझना मेरे बच्चों, शून्य विक्षेप स्थिति पर, शून्य विक्षेप स्थिति पर क्या होगा, सेल के अनुगत टर्मिनल विभवांतर ये किसके बराबर हो जाएगा, तार AP के अनुगत विभवांतर। फिर से V बराबर KL2, परंतु जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था मेरे बच्चों, यहां पर V बराबर क्या होगा, E2 माइनस IR, लेकिन शून्य विक्षेप स्थिति कह रहा है तो धारा का मान हो गया, शून्य विक्षेप धारा है ही नहीं तभी तो सुई नहीं हिल रही है, E2। अब I का मान अगर 0 लगा दो तो इस बार V किसके बराबर हो जाएगा, E2 के बराबर। अगर V E2 के बराबर हो गया तो ये जो आप देख रहे हो ना बॉक्स में V बराबर KL2, ये आ जाएगा E2 बराबर KL2। ये आ गई समीकरण मेरे बच्चों, समीकरण नंबर 3, क्योंकि देखो इससे पहले समीकरण 2 थी, समीकरण 2 और ये है मेरे पास समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करने पर, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग कर दो मेरे बच्चों। तो E1 बराबर क्या था, KL1, और E2 बराबर क्या था, KL2। अब जब इसको भाग करेंगे ना बच्चों, जब भाग करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो भाग करने पर क्या कट जाएगा, देखो K से K कट जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा सीधा सच्चा फॉर्मूला आ गया, E1 बटे E2 बराबर आ जाएगा L1 बटे। ठीक है, आज के लेक्चर में मेरे बच्चों इतना ही। कल का जो लेक्चर आएगा, कल मैं इस पर आपको जो आंकिक प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आंकिक प्रश्नों के लिए कल की क्लास नहीं छोड़ना। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे बच्चों।